तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की कुछ 2-3 अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं और उसके अलावा सिक्योरिटी की डेवलपमेंट्स हैं जिन पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले जो आज की सबसे बड़ी खबर रही वो तो कुछ पाक फौज में जो अहम तकर्रियां और तबादले हैं वो जो DGISI थे जनरल फैज हमीद साहब, उनका तबादला हुआ है और उनकी तकर्री कर दी गई है कोर कमांडर पेशावर के तौर पे, और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने चार्ज संभाल लिया है बतौर नए DGISI के। तो ये दो जो तकर्रियां हैं, जो दो तबादले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी सलामती के खतरात को और सिचुएशन को लेके, बल्कि जो पाकिस्तान को इस वक्त अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे जिस किस्म के चैलेंजेस का खतरात का सामना है उनको लेके ये दो जो तबादले हुए हैं और तकर्रियां हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल हैं और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में इसके बहुत गहरे और बहुत अहम असरात जो हैं वो नमूदार भी होंगे। और अब आ जाइए पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से सबसे अहम खबर कि हुकूमत ने नया नैब ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है जिसके तहत चेयरमैन नैब को मजीद 4 साल के लिए तौसीह दी जा सकती है और कुछ मजीद इसमें चेंजेस आई हैं। फॉर एग्जांपल चेयरमैन नैब की आइंदा जो भी तकर्री होगी वो 4 साल के लिए होगी और चेयरमैन नैब की री अपॉइंटमेंट भी हो सकेगी और री अपॉइंटमेंट उसी तरीक़ेकार के तहत होगी जिसके तहत तकर्री की जाएगी। सदर साहब ने ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं जस्टिस जावेद इकबाल साहब, क्या उनको वाकई तौसीह मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी रुकावट अपोजिशन है। अपोजिशन कहती है कि जी हम इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालत जाएंगे क्योंकि ये ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है और हुकूमत ने अपने सियासी मकासद की तकमील के लिए ये ऑर्डिनेंस लेके आई है। क्या अपोजिशन ने हतमी फैसला कर लिया है? क्या नून लीग, पीपल्स पार्टी मिलकर जाएंगे अदालत या अलग अलग जाएंगे? इसका फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत की तरफ से ऑर्डिनेंस ये कौमी असेंबली से बाला बाला जारी हो गया है। इस ऑर्डिनेंस का मुस्तकबिल क्या है? चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब का मुस्तकबिल क्या है? और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस ऑर्डिनेंस में है वो मुशावरत के हवाले से है कि जी सदर मुशावरत करेंगे अपोजिशन लीडर के साथ, यानी कि आपको पता है पिछले दिनों खबरें आती रहीं कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं करना चाहते। और एक और बड़ी अहम क्लॉज है कि अगर कंसल्टेशन बिटवीन नाकाम हो जाती है तो उस सूरत में सदर मामला रेफर कर देंगे पार्लिमानी कमेटी को। तो ये इन चीज़ों पर अब अपोजिशन क्या कहती है, उसकी आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर सवालात करेंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, कल से मरियम नवाज साहिबा काफ़ी ज़्यादा खुल के पाकिस्तान में रियासती इदारों के खिलाफ, कल तो उनकी ट्वीट सामने आई बड़े बरमला इल्ज़ामात के साथ, लेकिन आज जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए गई तो उसके बाद मीडिया से टॉक करते हुए एक बार फिर उन्होंने वो बयानिया दोहराया जो कि तवील अरसे से खामोशी का शिकार था और इस तरह से खुल के पाकिस्तान के रियासती इदारों और उनके सरबराहों पे इल्ज़ामात का सिलसिला कम अज़ कम मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ की तरफ से रुक गया था, थम गया था। तो टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है मरियम नवाज का अपने उसी बयानिए को रिन्यू करने के हवाले से, इससे मकसद क्या हासिल हो सकता है, सियासी या कानूनी, और शहबाज शरीफ इस पूरी इक्वेशन में कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। मरियम नवाज के जो कल ट्वीट और आज जो उनका बयान है उस पर शहबाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या चल रहा है, तो इन चीज़ों के हवाले से प्रोग्राम में आज बात करेंगे। फ्लोर को प्रोग्राम के डिबेट एंड डिस्कशन के लिए और सवालात के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास दोनों बड़ी सियासी जमातों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा मौजूद हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तारुफ करवा दूं, सरबराह हैं कामयाब जवान प्रोग्राम के जनाब उस्मान डार साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून से भी सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं अपनी पार्टी के, सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। मुसद्दिक मलिक साहब, पहला सवाल आपसे, नैब ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट तो ले आई है, इस ऑर्डिनेंस की किस शक पे आपको एतराज है?
कौन कौन सी शकों पर एतराज है और अपोजिशन इस पे क्या स्ट्रेटेजी अपनाने जा रही है, या अभी तक आप लोग सोच विचार में मसरूफ हैं? कल जाएंगे, परसों जाएंगे, अदालत जाएंगे, सियासी फोरम से मुकाबला करेंगे? गवर्नमेंट तो अपने जो पत्ते हैं, अपने जो हथियार हैं, वो फौरन शो कर देती है, अपोजिशन बैठ के सोचने लग जाती है। जी वरीदा फारूकी साहबा, हमें तो पूरे ऑर्डिनेंस के ऊपर एतराज है, और ये ऑर्डिनेंस के जरिए नैब का मुकदमा आगे बढ़ाना जो है, इस तरीकाकार पे एतराज है। यानी जब ये कानून बना था तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कानून क्यों बनाया गया कि सिर्फ एक टर्म के लिए नैब का चेयरमैन अपॉइंट होगा और वो मुशावरत से अपॉइंट होगा और उनकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती। ये कानून बना था। कानून इसलिए बना था ताकि कोई भी नैब का चेयरमैन जो है वो हुकूमत का मरहून मिन्नत ना हो। यानी अगर नैब के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट लगाया हुआ है, आप लोगों के लगाए हुए हैं, जब से जावेद इकबाल साहब आप लोग लगाएं तो अच्छा है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ लगाए तो बुरा, ये कैसे हो गया? नहीं, तरीकाकार की बात हो रही है। आइन को हटा दें तो बस हम अपनी अपनी मर्जी करते हैं, फिर हम अच्छा आप बुरा, या डार साहब अच्छे हम बुरे, ये खेल खेल लेते हैं। पाकिस्तान का एक आइन है, पाकिस्तान के कवानीन हैं, उन्होंने एक तरीकाकार जो है वो बनाया है कि नैब का चेयरमैन कैसे मुकर्रर होना चाहिए। कवानीन तब्दील हो जाते हैं ना, कवानीन तो तब्दील हो सकते हैं ना, कोई कुरान और हदीस तो नहीं है ना। वैसे चलिए, अब मैं आपकी इस बात को मैं कहाँ लेके जाऊँ, आपने कुरान और हदीस का जिक्र कर दिया तो इसको इस बात का क्या जवाब हो सकता है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि ये तरीकाकार इसलिए तय किया गया था कि कोई भी शख्स जो है वो हुकूमत का आलाकार ना बने। जिस तरह जस्टिसेस होते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं तो वो ज्यादातर दोबारा नौकरी नहीं करते या नहीं लेते, ताकि उनको ऊपर कोई उनको इंसेंट ना कर सके कि यार इस तरह के फैसले कर दो तो हम तुम्हें इस तरह की नौकरी बाद में दे देंगे। इसी वजह से उनकी तनख्वाहें अच्छी होती हैं, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स अच्छे होते हैं और वो बाद में नौकरियां नहीं करते। यही वो वजह है जिसकी वजह से अब जब आप इस तरह तकर्री करें कि एक साहब बैठ के एक ऑर्डिनेंस के जरिए एक्सटेंशन देने की कोशिश करें, जिस तरह दीगर ऑर्डिनेंसेज आए हैं, इसका मतलब है कि नैब चेयरमैन जो है वो हुकूमत के मरहून मिन्नत रहेंगे। पहला नुक्ता। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि कानून में लिखा है कि लीडर ऑफ द हाउस, जो वजीर आजम होता है, हमारे यहाँ से अदालती निज़ाम तो है नहीं, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलकर बात करेंगे। डार साहब की पार्टी इस वक्त ये कह रही है कि नहीं, हम इनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि इन पे तो नैब के केसेस हैं। बिल्कुल ठीक है। तो फिर सवाल ये उठता है किससे बात करेंगे, क्योंकि आपने तो नैब के केसेस कर रखे हैं हर एक पे। अगर एहसन इकबाल साहब आएंगे तो उन पे भी नैब के केस हैं, अगर आप शाहिद अब्बासी साहब आएंगे तो उन पे भी नैब के केस हैं, अगर राना सनाउल्लाह साहब आएंगे उनको पर तो माशाल्लाह खुदा को हाजिर नाजिर डाल के आपने 30 किलो हेरोइन डाली हुई। यानी आपने किया ये है कि क्योंकि आप एक फासिकाना फैशिस्ट हुकूमत चला रहे हैं, आपका अंदाज ये है कि ना आइन कुछ, ना कानून कुछ, ना पार्लिमान कुछ, तो आप हर एक पर उंगली उठाते जाएंगे। जिसको हम बिठाएंगे आप उस पर केस कर दीजिए। ये तो मुसद्दिक मलिक साहब हो गया आपका सियासी बयानिया, लेकिन अब आप इस पे अपनी हिकमत अमली क्या बनाएंगे? नहीं है, ये सियासी नहीं है, पहली बात, ये आईनी और कानूनी है। इसको हम पार्लियामान के अंदर रिपीट करेंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ कि हिकमत अमली ये है कि हम इसको अभी वकला के साथ और हमारे जो आईनी माहिरीन हैं उनके साथ मुशावरत जारी है, क्योंकि आज ही ये ऑर्डिनेंस आया है। इसको हम मोस्ट लाइकली अदालत में भी चैलेंज करेंगे और पार्लियामान के अंदर भी डिफीट करेंगे। ठीक, ये बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी इस वक्त सोच तो कम से कम ऑपोजिशन के सामने आ गई। उस्मान डार साहब, आप लोग इस किस्म के काम क्यों करते हैं कि आप पे गैर कानूनी इल्जामात लगते हैं, गैर कानूनी तरीके से हुकूमत और पार्लियामान को चलाने के इल्जामात लगते हैं? अभी ऑर्डिनेंस इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और सबसे बढ़ के इंटरेस्ट क्या है चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को कंटिन्यू करवाने में, और अपोजिशन चली जाती है अदालत अगर, और अदालत इसको स्ट्राइक डाउन कर देती है तो कितनी बड़ी सुबकी होगी, कानूनी भी, सियासी भी, पार्लियामानी भी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए। देखिए रीदा, हम पहले दिन से एहतसाब के अमल पे या नैब पे संजीदा हैं, और हम पहले दिन से कह रहे हैं आए बैठें। अच्छा। और इसके ऊपर नजरसानी करते हैं जो भी इस कानून में लकूनास थे। ठीक है। बहुत दफा हमने इनको दावत दी, फिर आपके सामने फैटफ के ऊपर जो कुछ हुआ, फिर इनकी तरफ से जो तरामीम आती हैं कानून के लिए, 35 में से 32 शिकें ये ऐसी ले आते हैं कि जिससे बेहतर था कि नैब बंदी कर देते हैं। तो संजीदा ये खुद नहीं है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, वरना मैं डॉक्टर साहब से ये एक मासूमाना सवाल करता, भाई लगाया तो आपने था ये चेयरमैन, आपने, पीपल्स पार्टी ने, आप दोनों ने मिलकर, ये आपकी चॉइस थी।
آپ اس کو اچھا ہی سمجھا تھا آپ نے جسٹس ریٹائرڈ جوید اقبال کو تو لگایا. اگر ہم ان کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو انہیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے لگائے ہوئے شخص کو ہماری لگائے ہوئی تعیناتی جو ہم نے کی اس کو انڈورس کر رہے ہیں. چلے وہ الگ بات ہے, اب ان کے اوپر کیسز ہیں, وہ ان کا احتساب ہو رہا ہے تو اس لیے ان کو کنٹروورشل کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو سی او ڈی کی یہ بات کرتے رہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں, تو انہوں نے خود ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم احتساب کا جو ہے بل لے کے آئیں گے, احتساب پورا درست کریں گے نظام سسٹم. کیا کیا انہوں نے 5 سال؟ اسے پوچھیں نا ڈاکٹر صاحب سے, بڑی میٹھی میٹھی بات کر رہے ہیں. 5 سال ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں نے کیا کیا ہے یار, یہ بتائیں کیا کیا آپ لوگوں نے نیب کو لے کے, کیا چینج لے کے آئے, کیا ترمیم لے کے آئے, پیپلز پارٹی کیا لے کے آئی؟ اگر ایک لیڈر, ایک وزیر اعظم, ایک جماعت, ایک حکومت نیب کے قوانین میں بہتری لے کے آ رہی ہے, اس میں کیا مجھے بتائیں مذائقہ ہے کہ اگر آپ کی بزنس کمیونٹی, کاروباری لوگ جن کا آپ کے سرکاری معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور نیب بنائی کیوں گئی تھی, ان سے یہ پوچھنے والی بات ہے. یہ 10 سال مزے لوٹتے رہے, چونکہ انہوں نے سارا وقت کرپشن پہ, لوٹ مار پہ دھیان دیا. عوامی فلاح کا تو ان کا کوئی خیال نہیں تھا, اس لیے ان کا خیال تھا شاید ساری عمر ہم ہی ہیں, لوٹنا بھی ہم نے ہے, احتساب ہمارا کس نے کرنا ہے, اس لیے انہوں نے کبھی اس پہ دھیان نہیں دیا. تو بزنس کمیونٹی آپ کے سینئر جو بیوروکریسی ہے وہ سارے اس کی زد میں تھے. اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں حکومت میں, اور آپ سے اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بھی لیکن عثمان ڈاکٹر صاحب اس بزنس کمیونٹی کو, ان بیوروکریٹس کو یا باقی جو بھی لوگ نیب کے ستائے ہوئے تھے, انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا اسی نیب سے جب پیپلز پارٹی کے دور میں تھی, انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا نیب سے جب یہی نیب نون لیگ کے دور میں تھی. لیکن جب آپ کے دور میں ستانا شروع کیا گیا لوگوں کو تو بزنس کمیونٹی بھی چیخ پڑی, بیوروکریٹس بھی چیخ پڑے, تو پھر اپوزیشن کی بھی تو سن لیں نا آپ لوگ. دیکھیں پہلے تو یہ کہ ان کے دور میں نیب تھی کہاں, کیا ہو رہا تھا, کوئی ایک بتا دے نا مثال ڈاکٹر صاحب, کر کیا رہے تھے, یہ مکمکا تھا, نیب کہاں تھی. مکمکا کر کے جس شخص کو لے کے آئے, جب ان کو آزاد ماحول دیا گیا, پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم کی گئی, ہینڈ پک لوگوں کو ہٹایا گیا. آپ بتائیں نا, کچھ 84 تک تو نیب میں ہم نے رکھا نہیں, ہم نے کیا کیا آگے, ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آزاد کرے. جو 500-550 ارب روپے کی بات کی جاتی ہے, یہ واضح دلیل میں دے رہا ہوں آپ کے پروگرام میں, کیوں پاکستان تحریک انصاف کے 3 سالہ حکومت میں 500 ارب سے زیادہ کی ریکوری ہوتی ہے, اور ان دونوں کے 10 سالوں میں 15, 20, 25, 30 ارب. وہ کیونکہ یہ لوگ کیسز رکوا دیتے تھے, صرف فائلیں کھلتی تھی, بنائی جاتی تھی, پھر دبا دی جاتی تھی, سائیڈ پہ رکھ دی جاتی تھی, ان پہ مٹی ڈال دی جاتی تھی, اور کہا جاتا تھا بھی اگر کرو گے کھول دیں گے. بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں اس ملک کو آگے بڑھنا چاہیے, سسٹم کو آگے بڑھنا چاہیے. اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی, انہوں نے لوٹ مار نہیں کی, تو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. میں ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں قریدا, شہباز شریف صاحب چند روز قبل وہ این سی اے کا کیس آیا, لے کے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی, یہ دیکھیں جی میں بری ہو گیا ہوں. تو 2 کیسز, 7.5 ارب کا جو ٹی ٹیوں کا کیس ہے اور ایک 25 ارب کا جو ایف آئی اے کا چل رہا ہے, اس کے جو مرکزی کردار ہیں, پی این ہے, اسلم ہے, 2.5 ارب اس کے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں, رمضان شوگر مل کا وہ ملازم ہے, اس کو بٹھائیں ساتھ, اس کو بھی لے کے آئیں گے جی یہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, آرم ٹویسٹنگ ہو رہی ہے. ملک مسعود جس کے اکاؤنٹ سے 3.7 ارب نکلے ہیں, حاجی نعیم ہے, یہ 3-4 لوگوں کو لے کے بیٹھتے کیوں نہیں ہے. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ نیب کے جو کیسز ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچنے چاہیے. ٹھیک ہے, اس کا جواب آرڈیننس میں بڑی زبردست چیزیں لے کے آ رہے ہیں, اس کا جواب اور ان کو ڈر یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹر کیسز منطقی انجام تک پہنچے تو ہم فارغ ہو جائیں گے. اچھا, اس کا جواب ڈاکٹر مصدق سے لیں گے جو آپ نے شہباز شریف این سی اے کے کیسز کی بات کی ہے. لیکن ایک چھوٹے سے میرے سوال کا جواب دیں. آپ نے کہا کہ جی ملک آگے بڑھنا چاہیے, سسٹم آگے بڑھنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے, بالکل بڑھنا چاہیے ملک, ڈاکٹر مصدق بھی اس سے ایگری کریں گے. بٹ دا پوائنٹ از کہ ملک کو, سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک آئین موجود ہے نا, ایک پارلیمانی طریقہ کار موجود ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم لیڈر آف دا ہاؤس اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کر کے چیئرمین نیب کی تقرر کرے گا. تو آپ لوگ کہاں سے یہ قانونی پخ نکال کے لے آئے کہ اپوزیشن لیڈر کے اوپر الزامات ہے تو ہم بات نہیں کریں گے؟ یہ کہاں سے قانونی لکون آپ نکال کے لے آئے؟ دیکھیں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہے. آپ دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کون سے قانون میں, کون سے قانون میں یہ جواب عثمان ڈاکٹر صاحب, کون سے قانون میں؟ دیکھیں تو ان سے پوچھ لیں کہ ابھی تو یہ ہے ایک نیب کے قانون کو یہ آئینی بات کر رہے تھے, جبکہ یہ نیب لیجسلیشن ہوئی ہے جس کے اندر مشاورت کی بات کی گئی ہے. یہ کہاں قانون ہے کہ نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن بھی جو دینی ہے وہ کیا کہتے ہیں مشاورت سے دینی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے نیب کے قانون میں؟ مقصد یہ ہے کہ ایک شخص پہلے ایکسٹینشن تو ہے ہی نہیں, ایکسٹینشن تو ہے ہی نہیں نیب کے قانون میں. میں تو سوال کر رہی ہوں کہ یہ کہاں پہ قانون میں لکھا ہے کہ اپوزیشن لیڈر پہ الزامات ہوں تو کنسلٹیشن نہیں ہو سکتی؟ کون سے آئین میں, قانون میں لکھا ہے, یہ بتا دیں مجھے بس.
देखें आइन और कानून पे भी अगर चल रहा है तो बहुत सारी चीजों पे बात कर लेते हैं। मकसद अगर आपने नहीं चले ना, आप नहीं समझती हैं, मुझे पहले सुने, एक सेकंड ठहरे, एक सेकंड डॉक्टर साहब एक सेकंड दीजिएगा। आप नहीं समझती हैं कि शबाशी साहब जिनके ऊपर नैब के चार्जेस हैं, नैब को ही वो मतलूब है, वहाँ तफ्तीश हो रही है, वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और एक बंदा जिसने उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है बतौर चेयरमैन, उनसे ही मशवरा किया जाए। और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ अच्छी बात है, डॉक्टर मुसद्दक ने आपके पहले प्रोग्राम के हिस्से में एडमिट किया है कि इनकी सारी जमात करप्ट है, इनके सबके ऊपर मुकदमात हैं, क्योंकि सब लूटमार पे थे। डॉक्टर साहब एक शख्स भी नहीं है यार, और डॉक्टर को एक बंदा बता दे जिसने करप्शन नहीं किया है। मतलब मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ आज डॉक्टर मुसद्दक मलिक की स्टेटमेंट से, और ऐसी सारे ही चोर हैं, सारी जमात ही चोर है, लिहाजा सर को पता ही कोई नहीं, हम कोई साफ सुथरा लगाया। अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपको क्लैप करता हूँ। अच्छा इससे पहले कि मैं डॉक्टर मुसद्दक की तरफ जाऊँ, एक छोटा सा और सवाल दे दें, फिर आपकी वफाकी काबीना में कितने लोगों के ऊपर नैब के केसेस हैं, फिर हटा दें उनको, उनसे मुशावरत ना करें, वजारतें चलाने के हवाले से, हुकूमत चलाने के हवाले से आपके कितने वजीरों पे ढंढोरा पेपर निकल के सामने आ गया है, फिर उनसे मुशावरत ना करें, उनको निकालें काबीना में। मैं उस पे भी आ रहा हूँ। उस पे पहले मुझे डॉक्टर मुसद्दक मलिक बताएं किसी एक वजीर का, हमने तो 4 वजीर हमारे हटे। सब्तान खान नैब इन्वेस्टिगेशन में इस्तीफा देते हैं, अलीम खान नैब इन्वेस्टिगेशन में इस्तीफा देते हैं, बाबर वान नैब केस की वजह से हट जाते हैं, जुल्फी बुहारी रिंग रोड की वजह से हट जाता है। एक लंबी फहरिस्त है, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इनका कोई एक नाम नहीं जो आज तक हटाओ। इनका वजीर आजम पनामा में नाम था, ऑफशोर कंपनियां थी, तब तक नहीं हटे जब तक नहल नहीं हुए अदालतों से, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से जुड़े रहे इक़्तिदार के साथ। सही बात। मतलब ये तो बताइए क्या किया इन्होंने। हमारे पास एक फहरिस्त है जो लोग इखलाकी ग्राउंड्स पे लागू हुए। पॉइंट है, चले जिन वज़रा की ये बात कर रहे हैं डिक्लेयर्ड है। ठीक है मुसद्दक मलिक साहब अब दीजिए जवाब। जी पहली बात तो ये है कि मेरे भाई उस्मान डार ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा आइन कानून क्या होता है। आप क्या कह रही हैं, हर चीज आइन कानून से चलनी चाहिए। आइन कानून से तो छोटी मोटी कोई चीज हो तो वो चलनी चाहिए, वरना आइन कानून क्या होता है। आइन कानून तो वो है जो इमरान खान साहब कहते हैं, वो आइन कानून है। तो कोई भी जो फैशिस्ट हुकूमत होती है उसका नुक्ता नजर ये होता है कि आइन क्या होता है। इससे पहले भी हमारे वो मेरे ख्याल में परवेज मुशर्रफ साहब कहते थे कि आइन क्या, कागज का टुकड़ा उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दो। तो आज उन्हीं के पैरोकार जो इमरान खान साहब की काबीना है वो भी यही कह रही है कि आइन कानून क्या चीज़ है भाई। अगर कानून में किसी जगह पे लिखा है कि तरीकाकार अपॉइंटमेंट करने का ये है, तो क्या जरूरत है कि उसी तरीकाकार से की जाए। अगर खान साहब के दिल में आएगा तो करेंगे, अगर खान साहब के दिल में नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा रवैया इन्होंने बताया है। फिर इन्होंने बताया कि आइन कानून ये तो कानूनी बात है, ये आइन को क्यों अंदर ला रहे हैं। अब मैं आपको आइनी बात बता दूं, फैटफ की आड़ के अंदर इन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के अंदर ये कवानीन बनाए हैं कि सिर्फ सेक्रेटरी इंटीरियर जो है, सेक्रेटरी इंटीरियर वो किसी और हुकूमत के ईमा के ऊपर अगर कोई दरखास्त आए तो आपके अकाउंट्स फ्रीज कर सकता है, आपकी तमाम प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट कर सकता है, आपको बगैर नोटिस दिए अरेस्ट कर सकता है। ये कानून इन्होंने पास करवाया है। ये है आईनी वायलेशन जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। इससे पहले इन्होंने एक और कानून पास करवाया फैटफ की आड़ के अंदर, जिसमें यह था कि आपकी बच्चियों के, बच्चों के, आपके अपने कंप्यूटर हैक किए जा सकते हैं, फोन ब्रेक इन किए जा सकते हैं, आपके घर में बंदे भेजे जा सकते हैं। आपके पीछे पहले जो सिर्फ हसास इदारे काम करते थे, अब एक मैजिस्ट्रेट के कागज लेने के बाद आपके पीछे, आपकी बेगम, आपके बच्चों के पीछे फोर्स लगाई जा सकती है, इंटेलिजेंस। आप बताइए कौन से ह्यूमन राइट्स, कौन से फंडामेंटल राइट्स। डॉक्टर मुसद्दक साहब सॉरी टू इंटरप्ट, ये कवानीन पास कैसे हो गए, जरा ऑपोजिशन का किरदार भी पार्लियामान के अंदर वो भी बता दें, वो भी बता दें कैसे। ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये जो नैब, पहले नैब ये कह रहे हैं ना कि नैब के चेयरमैन बड़े अच्छे हैं, फिर इन्हीं की तरह के एक ऐसे पीएम थे, वजीर थे, जिन्होंने उनकी वीडियो अपने चैनल के ऊपर रिलीज की, और उस वीडियो के बाद नैब की जो रुख है वो बदल गया। जरा जावेद चौधरी साहब को भी लाइन पे ले लें और उनसे पूछें कि उनकी क्या बात हुई थी चेयरमैन से, और उसके कुछ दिन के बाद ये वीडियो क्यों रिलीज हुई, और उस वीडियो के बाद जो नैब का रवैया था वो क्या हो गया। और ये भी पूछ लीजिए कि ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, ये इंसाफ के हवाले से, जो मेरे भाई कह रहे थे बहुत नैब का इंसाफ हो रहा है, तो शायद खाकान अब्बासी की जो बेल की एप्लीकेशन थी उस पर क्या लिखा हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की, ठीक, जो एहसन इकबाल साहब की जो बेल की एप्लीकेशन थी उस पर क्या लिखा, ख्वाजा साद रफीक की बेल की एप्लीकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा कि ये इदारा जो है इंतकामी कार्रवाई के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहीं पर एक ब्रेक लेते हैं मुसद्दक मलिक साहब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। वापस आके यहीं से आपका जवाब मुकम्मल लेंगे और उस्मान डार साहब से भी सवाल करेंगे और फिर
मरियम नवाज साहिबा की एक बार फिर रियासती इदारों के सरबराहों पे तनकीद का मकसद क्या है और टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुसद्दिक मलिक साहब, आपने अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये कवानीन भी बिल्कुल उसी तरह पास होते हैं जिस तरह नैब के चेयरमैन के ऊपर को प्रेशराइज किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह। किसी के ऊपर हेरोइन डाल के पास करवाए जाते हैं, किसी के ऊपर नैब के केसेस करके पास करवाए जाते हैं, किसी को बच्चे बच्चियों की वीडियोस दिखा के पास करवाए जाते हैं। वैसे ये दोनों कानून सेनेट के फ्लोर के ऊपर डिफीट हुए थे। जब ये डिफीट हुए तो उसके बाद जॉइंट सेशन के अंदर दोबारा से इनको मंजूर करवाया गया। और अहम चीज ये है कि दोनों पे जो पार्लिमानी कमेटीज का प्रोसेस है, जब हम कहते रहे सेनेट चेयरमैन को कि इसको पार्लिमानी कमेटी में भेजें बिल को ताकि इस पे डिबेट हो, एक कंसेंसस हो, तो उन्होंने कहा नहीं, यहीं पे वोट करो फ्लोर के ऊपर, यहीं वोट करो फ्लोर के ऊपर। कोई जिस तरह ये मेरा भाई कह रहा है ना कि आइन वाइन क्या होता है, कानून क्या होता है, इसी तरह वो सेनेट के चेयरमैन कहते हैं कि ये पार्लिमानी प्रोसेस क्या होता है यार, वो वोट करो। आया वहां से हुक्म भी आया है और बिल भी आया है और हमने सेनेट के फ्लोर पे अभी रखा है। हमने कहा अच्छा चले पढ़ने की इजाजत तो दे दें। आपके पास ये लागू है, मुकर्रर है कि आप बिल आने से पहले हमें भेजेंगे, हम पढ़ के आएंगे, फिर उसके बाद कमेटी में जाएगा, फिर डिबेट होगी, फिर वोट होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी प्लेस करो। अभी उसी वक्त प्लेस किया गया बिल सामने, तो फिर जब वोट हुआ तो हार गए, जब हार गए तो ज्वाइंट सेशन में ले गए। ये इस तरह हुकूमत कर रहे हैं जिस तरह मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक है। आइन कानून क्या होता है, हर चीज में आइन कानून, हर चीज में आइन कानून। यही हमें सेनेट में कहा जाता है कि ये क्या बातें कर रहे हैं कि जी कानून ये कहता है, अच्छा, तरीकाकार ये। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, आप फरमा रहे हैं कि ये अदालत भी हम लेके जाएंगे और इस पे कानूनी मुशावरत कर रहे हैं। अब नून लीग, पीपल्स पार्टी, बाकी ऑपोजिशन अलग अलग जाएगी या आप लोग कोई ज्वाइंट इस पे पिटीशन करने का सोच रहे हैं? क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ऑपोजिशन की क्या होगी? ये आज क्योंकि बिल आया है तो मेरे ख्याल में हर पार्टी इनफरादी तौर पे इस पे गौर कर रही है, और अगर सबने मिल के जाना हुआ तो मिल के जाएंगे, और अगर इनफरादी तौर पे जाना हुआ तो इनफरादी तौर पे जाएंगे। पार्लिमान के अंदर भी और सड़क के ऊपर भी हर जगह पे शोर मचाएंगे, क्योंकि इस तरह की जो फैशिस्ट हुकूमत है ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप टीवी पे आके कहें आइन क्या होता है, कानून क्या होता है। ये नहीं है कोई अच्छा तरीकाकार, इस तरीके से नहीं हुकूमत चल सकती। ये तो आप कल को सुने आखिरी बात कर लेने दें। अगर इलेक्शन से 3 दिन पहले इमरान खान साहब आते हैं और कहते हैं कि ओ यार ये ऑपोजिशन तो सब चोर है, इलेक्शन करवाने की जरूरत कोई नहीं, मैंने ऑर्डिनेंस का जारी कर दिया है, तो क्या करेंगे फिर? अगर आइन कानून की कोई हैसियत नहीं है और लोगों पे केस करने का मतलब ये है कि इनसे मुशावरत नहीं होनी चाहिए या इनको प्रोसेस में नहीं आना चाहिए, तो 2000 कुछ 1-8 साल के बाद इमरान खान साहब एक दिन आएंगे कि देखें ये तो सारे वो कहते ही हैं। उनसे सवाल पूछो महंगाई का, वो कहते हैं ये चोर है। उनसे पूछो पेट्रोल का, वो कहते हैं चोर है। पूछो दवाई का, वो कहते हैं ये चोर है। बोलो चीनी, वो कहते हैं ये चोर है। बोलो आटा, वो कहते हैं चोर है। बोलो स्कूल, ये कहते हैं चोर है। अस्पताल, ये चोर। स्वाय आपके चोर है कौन नहीं भाई? ये 5-6 पाकीज़ा लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं, उसके अलावा सब चोर हैं। तो फिर मुशावरत की, इलेक्शन की क्या जरूरत है? एक दिन वजीर आजम आएंगे, उनका आइन कानून क्या होता है यार, हर चीज में ले आते हो, ये चोर है। इस वजह से मैं अब अगले साल ऑर्डिनेंस के लिए मैंने अपने आप को 4 साल के लिए प्रेसिडेंट ने लिख के दे दिया है ऑर्डिनेंस में कि मैं इस मुल्क का वजीर आजम। तो क्या बिगाड़ लेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मुसद्दिक मलिक साहब। इमरान खान साहब बड़े जमहूरी प्रोसेस से इलेक्ट होके आए हैं। नहीं, एक मिनट ठहर जाइए। वो तो ये भी नहीं सकता था। आइन कानून में तो लिखा पड़ा है ना कि नैब का चेयरमैन कैसे लगेगा, तो ये कैसे हो गया? अगर ये हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। अभी तक जो कुछ, अगर लोगों की गाड़ियों में खुदा को हाजिर नाजिर जान के हेरोइन निकल सकती है तो कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। क्यों नहीं हो सकता बताइए मुझे? ये रवैया तो देखिए आप अपने मीडिया को देखिए। आपको कहा गया कि तुम अगर कोई बात करोगे तो 10 करोड़ रुपया इंफरादी तौर पे जुर्माना कर देंगे और तुम्हारी तंजीम को 25 करोड़। क्या आप बातें कर रहे हैं? ये किस तरह चलेगी? सबकी आवाज बंद कर दें, सियासी आवाज भी बंद कर दें, और मीडिया की आवाज भी बंद कर दें, जुडिशरी के ऊपर भी लोगों को इन्फ्लुएंस करें, उनकी वीडियोस निकलें जैसे अरशद मलिक की निकली थी, तो चलाएं फिर मुल्क ऐसे ही चलेगा। उस्मान डार साहब का मुल्क तो ऐसे ही चलेगा जैसे ये चला रहे हैं। उस्मान डार साहब आपकी बात का बड़ी देर से जवाब देना चाह रहे हैं। डार साहब देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर साहब को
بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آئین کی بات کی ہے کہ آئین کے اندر نیب کے چیئرمین کی تعیناتی کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ نیب لیجسلیشن کا پارٹ ہے. یہ جو بار بار آئین کھیل رہے ہیں, پڑھ کے آئے آئین جا کے, یہاں بیٹھ کے آئین کی باتیں کرتے ہیں. آئین پڑھا نہیں ہے. سن لیں نا, پہلے سن لیں, آپ سن لیں حوصلے سے. مجھے پہلے نہیں, میں نے یہ میری پہلے بات تو سن لینا ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھائی بھی تھوڑا آئین اور قانون کو سمجھتا ہے, سنتے جائیں. میں نے بڑے خاموشی سے سنا ہے, مسکرا رہا تھا میرا بھائی بار بار, ڈاکٹر صاحب نے آئین اور قانون اڑا دیا, یہ ایسے لوگ ہیں. میں نے بات کیا کی تھی. پہلے تو میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ چیئرمین کی تقرری آئین کا پارٹ نہیں ہے, یہ نیب لیجسلیشن کا حصہ ہے. اگر آپ واقعی آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو آپ کے آئین میں لکھے آرڈیننس پارٹ آف آئین ہے آپ کا. آپ کی لیجسلیشن کے دو راستے ہیں, یا آپ بل ٹیبل کرتے ہیں پارلیمنٹ میں, ایکٹ آف پارلیمنٹ جسے ہم کہتے ہیں, یا آپ آرڈیننس لے کے آتے ہیں جو لیجسلیشن ہے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ مصدق صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کتنے آرڈیننس لے کے آئی تھی اپنے دور میں. میں کرنے لگا ہوں, میں یہی کرنے لگا ہوں. میں ان سے نہیں, 1947 سے لے کے آج تک ہر گورنمنٹ کے اندر آرڈیننس آئے ہیں. سنیے, ٹھہر جائے غریدہ, یہ میں ان کی گورنمنٹ کی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. پورے پچھلے 72 سالوں میں ہر آئین جو آیا 73 کا لے لیں, جون سا بھی لے لیں, اس کے اندر یہ پارٹ ہے آرڈیننس. تو آتے رہے ہیں مختلف دور حکومت میں, کوئی ہم نیا کام کر رہے ہیں تو اس کو ایکسپٹ کریں. بار بار آرڈیننس کا چورن بیچنا چاہتے ہیں. آئین اور قانون کی بالادستی کی جو میں بات کر رہا تھا نا, اگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے آئین اور قانون کی بات کرنی ہے تو ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے, کیا اچھی قانون کی بالادستی تھی؟ ڈاکٹر صاحب ڈنڈے لے کے آپ لوگ سپریم کورٹ کا حصہ آپ چڑھ گئے تھے, یہ قانون کی آپ لوگ کر رہے تھے. دیکھیں غریدہ, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, آسمانوں سے کسی فرشتے کو بھی لا کر اب نیب کا چیئرمین لگا دیں گے. یہ نون لیگ اور خاص طور پر یہی مریم نواز صاحبہ جنہوں نے آج پھر زہر اگلا ہمارے اداروں کے خلاف, وہ یہ کہیں گی کہ نیب کا چیئرمین جو کہ ایک فرشتہ ہے وہ بھی انصاف ٹھیک نہیں کر رہا. ان کی نظروں میں انصاف وہ ہے جس میں شریف خاندان کو سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی, انہوں نے کوئی لوٹ مار نہیں کی. وہ الگ بات ہے جیلی ٹرسٹ ڈیڈ آ جاتی ہے, وہ الگ بات ہے کہتی ہیں لنڈن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں, پھر کہاں سے پراپرٹیاں نکلی پوری قوم نے دیکھا. پھر کیلبری فانڈ ایک تاریخ بھری ہے جی, یہ ہیں وہ ذرائع فلور آف دا ہاؤس جو کبھی قوم کے سامنے نہیں آئے. قطری ہاتھ قطری آ جاتے ہیں. تو مقصد یہ ہے, نہ اس ملک کی ڈاکٹر صاحب فوج ٹھیک ہے آپ کے بقول, نہ اس ملک کی عدلیہ ٹھیک ہے, نہ اس آپ کی اسٹیبلشمنٹ پہ آپ باتیں کرتے ہیں. ایف آئی اے ٹھیک نہیں, نیب ٹھیک نہیں, گورنمنٹ ٹھیک نہیں, سارا ملک خراب ہے. ٹھیک ہے تو شریف خاندان ٹھیک ہے, مریم نواز صاحبہ ٹھیک ہے, میاں شباشی صاحب ٹھیک ہے, میاں نواز شریف صاحب ٹھیک ہے, غریدہ باقی سب خراب ہے. میڈیا کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, اور میں مسکرا رہا تھا. 2017 میں جا کر اپنی گورنمنٹ کا کارنامہ دیکھیں. پیمرا کے ذریعے غریدہ انہوں نے 40 کروڑ روپے کا جرمانہ رکھا تھا فیک نیوز پہ, اور 10 سال کے لیے ٹی وی مالک کو کہا تھا اندر کر دیں گے. اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 کروڑ روپے کے جرمانے کی بات کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ اپنی تاریخ پڑھ کے آیا کریں ٹی وی پروگراموں میں, آپ بھول جاتے ہیں آپ لوگوں نے کیا 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 ہوا ہے, کیسے کیسے بڑے کارنامے آپ لوگوں کے اس ملک میں. تو اس لیے چھوڑے. اور آج مجھے خوشی ہوئی جب مریم نواز صاحبہ نے کہا میرے چچا جنہوں نے جج کے ساتھ ٹیلی فون کال کے اوپر باقاعدہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, وہ کیس ریورس ہو گیا. اسی طرح جو ویڈیو یہ جج ارشد ملک کی بات کرتے ہیں جی ہمارا کیس بھی ریورس کر دے, تو آج انہوں نے بھی تصدیق کر دی کہ میرے چچا میاں شباز شریف صاحب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ایک جج کو کہتے ہوئے جی اس کو تن دو, اس کو سزا دو, اتنی سزا دو. یہ تو آپ کا حال ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی اپنی گھر کی لڑائیاں. ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کو کہوں گا اپنی انرجی جا کر لگائیں اپنی پارٹی کی یونٹی کے لیے. بہاولپور میں جو شین اور آپ کی یہ میم ٹکرائی ہیں آپس میں, ورکر ایک دوسرے کو ڈنڈے لے کے پڑ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں مریم کا ہوں, وہ کہتے ہیں میں شباز کا ہوں, اور گتھم گتھا ہو رہے ہیں. آپ لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ڈاکٹر صاحب, کوئی مستقبل نہیں. جس جماعت کے ورکرز آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں خاندانی لڑائی کی وجہ سے, اس جماعت کا کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا. چلیں اس کا جواب لیتے ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اس کے بعد پروگرام کا ٹائم کم ہی رہ جائے گا, جلدی سے واپس آتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुसद्दिक मलिक साहब, मैं चाहती हूँ कि आप उस्मान डार साहब के इल्जामात का, उनकी बातों का जवाब दें। और दूसरा, मरियम नवाज साहिबा एक बार फिर रियासती इदारों के सरबराहों पे इल्जामात लगा रही हैं, बड़े हमले कर रही हैं। ये मकसद क्या है इसका? टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे भाई को, उस्मान डार साहब को अभी तक यकीन नहीं आया कि 3-3.25 साल के बाद इनकी हुकूमत है इस वक्त, और पाकिस्तान के वजीर आजम इस वक्त इमरान खान साहब हैं। उनको खुद ही यकीन नहीं। हम तो सिलेक्टेड कहते ही थे, अब उनको खुद भी यकीन नहीं है। उनसे आप कोई भी सवाल पूछे कि आप ये क्यों कर रहे हो, कहते हैं आप पीछे जाएं 10 साल। चले जाते हैं भाई, 10 साल, 20 साल, 50 साल। आज तो हुक्मरान आप हैं, जवाब तो आपको देना होगा। आपसे जब सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब होगा 20 साल पीछे चले जाएं। तो आप अभी 20 साल पीछे ही बैठे हुए हैं। 3-3.25 साल हुक्मरानी करने के बाद आपको अभी तक यकीन नहीं आया। आता कैसे भाई? वोट लेकर आए होते तो यकीन आता, अगर सिलेक्ट होकर आएंगे तो कैसे यकीन आएगा? तो फिर अभी पहले हमें यकीन दिलाने से पहले आप खुद ये यकीन कर लें कि आप हुकूमत में हैं, ऑपोजिशन में नहीं हैं। अगर लोगों के ऊपर महंगाई का पहाड़ टूट रहा है तो आप जिम्मेदार हैं। अगर आज मीडिया के लोगों को गोलियां पार्ट से मारी जा रही हैं तो आप जिम्मेदार हैं। अगर आप इस वक्त कानून कोई लेकर आ रहे हैं तो आप जिम्मेदार हैं 10 करोड़ का और 25 करोड़ का। आप अपनी जिम्मेदारी कबूल करें। आप जिम्मेदारी क्यों नहीं? आपकी जिम्मेदारी ये कि आपसे सवाल पूछे तो आप बोलें नहीं 50 साल पीछे चले जाओ। डार साहब, ऐसे तो नहीं है, या छोड़ दें। ये बात आपकी ठीक है, आप आज भी कंटेनर पे खड़े हैं, यही बातें आप कंटेनर में करते थे, यही बातें आज आप कर रहे हैं। तो ऐसा करें, वापस कंटेनर पे चले जाएं। हुकूमत तो आपको चलानी नहीं आती। जितने नालायक इस वक्त की हुकूमत है, तारीखी तौर पे आज तक इतनी नालायक हुकूमत नहीं रही। आप कहते थे कि फौरन हमने एक्सटर्नल सेक्टर फिक्स कर दिया, उसको तो आपने क्या उसका हाल कर दिया। रुपया देखें 173 रुपए पे चला गया। आपने क्या किया? आपने कहा हम रुपए को वापस ले आए, हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस कर दिया। क्या हुआ वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को? अब ये पिछले 4 महीने से क्या हो रहा है भाई? आपने कहा कि पैनमा आया तो ये ऑफशोर कंपनियां जो हैं ये चोरों की है, मनी लॉन्ड्रिंग। तो आज क्या है? आज आप उनकी लीगल हैसियत हमें याद करवा रहे हैं। तो उस वक्त क्या हुआ था आपको? उस वक्त आपको क्यों नहीं पता चला कि ये लीगल कंपनियां हो सकती हैं? तो मेरे भाई, आप यकीन माने कि आप हुकूमत में हैं, लोग आपसे सवाल पूछेंगे और आपको अपने इक़दामात का जवाब देना होगा। इस वजह से ये कहना कि फलां वक्त में ये हुआ, इससे आपको जवाब नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये तो हो गया। अब मेरे सवाल का जवाब दे दें। अब मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैं अभी तक मुंतजिर हूँ, मरियम नवाज साहिबा क्यों रियासती पर और उनके ये गरीदा देखें, आपके सवाल जो है ना वो थोड़ा सा पिक्यूलियर है। आप ये कह रही हैं कि रियासती इदारे मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आप जो भी देख लें, बात हमेशा से यही की जा रही है मरियम की साहिबा की तरफ से और नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि किसी इदारे के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। मगर कोई भी शख्स, कोई भी फर्द अगर आइन और कानून से कोई चीज़ ऐसी करता है जो बालातर हो तो फिर उसको उसका जवाब देना चाहिए। आप प्रोग्राम्स करती हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो कत्ल हुआ उस पर आपने प्रोग्राम किया, मुशर्रफ साहब के खिलाफ जब उन्होंने मुल्क पे कब्जा किया। आपने पिछले जितने भी जो सरबराहान थे उन्होंने जब गैर आइनी तौर पे मुल्क के अंदर मार्शल लॉज लगाए तो आप प्रोग्राम करती हैं, आप इदारों पे हमला कर रही होती हैं। जब इमरान खान साहब ने बांग्लादेश के सकूते ढाका का जिक्र किया और फौज को मुर्द इल्ज़ाम बनाया, और मैं वो पूरी तफसील नहीं कहूँगा टेलीविजन पे कि उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। जब उन्होंने वजीर आज़म के तौर पे यूनाइटेड नेशंस में जाके ये कहा कि हमने ISI को हमारे, उन्होंने तो किसी एक शख्स का नाम नहीं लिया, इदारे का नाम लिया कि हमारे इस इदारे ने ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें जो थी वो बनाई थी, ये यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे कहा। जब हिंदुस्तान गए इमरान खान साहब तो हिंदुस्तान की सरजमीन पे क्या क्या कह रहे थे अपने इदारों के मुतल्लिक, जरा वो क्लिप 3-4 चला दें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि एक फर्द के मुतल्लिक बात करना और इदारे के मुतल्लिक बात करने में क्या फर्क है। ठीक है, लेकिन जब नवाज शरीफ पे बतौर वज़ीर आज़म पानामा पेपर्स और मुबैना करप्शन के हवाले से सवाल किए जाते थे तो आप लोग कहते थे कि ये जमहूरियत पे हमला हो गया है, ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी पे। तो फिर आप एक शख्स को इदारे के साथ कैसे मुंसलिक कर रहे थे? उस वक्त नवाज शरीफ से पानामा का सवाल हो रहा था ना, आप लोग कहते थे कि पार्लियामान पे हमला है, ये जमहूरियत पे हमला। ये आप सही कह रही हैं। देखिए सुनिए, पार्लियामान पे तो हमला हुआ था ना मैडम। आपको याद होगा कि एक ट्रक आया था क्रेन के साथ, उस ट्रक की क्रेन के जरिए रिवर्स करके पार्लियामान की दीवारें तोड़ी गई थी। पार्लियामान के अंदर जत्थे गए थे,
PTV पे हमला किया गया था, बाहर PTI के लोगों ने विक्ट्री के निशान बनाए थे, जिस तरह किसी मुल्क पे कब्जा करने के बाद उसके नशरियाती इदारों पे कब्जा करके विक्ट्री के निशान बनाए जाते हैं। आपने तो वो बाथरूम देखे हैं जहाँ पे गंदी शलवारें जो हैं वो टांगी गई थी और बाथरूम बनाए गए थे। आपको ये भी वक्त याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो पीछे कच्चे रास्ते से आया करते थे। जिन चीजों का हमने जिक्र किया वो तो सब हुई हैं। इस वजह से जब मैं आप नवाज शरीफ पर ये पानामा पेपर्स के तहत करप्शन के हवाले से सवालात की बात कर रही हूँ कि जब पानामा पेपर्स पे करप्शन के हवाले से सवालात करते थे हम लोग या पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले, तो आप कहते थे ये जमहूरियत पे हमला है। नहीं, जमहूरियत पे हमला जिस हवाले से कहते थे वो मैंने आपको बताया है। हम जमहूरियत पे हमला हमने उस दिन कहा जब कंटेनर पे खड़े होके इमरान खान साहब ने कहा कि एम्पायर की उंगली, कौन से एम्पायर भाई, कौन से एम्पायर की उंगली उठने वाली थी? ठीक। तो जब जावेद हाशमी साहब ने बयान दिया, जब इन्होंने एम्पायर की उंगली का जिक्र किया, जब इन्होंने पार्लियामान की दीवारें तोड़ी, जब इन्होंने PTV पे कब्जा किया, तब हमने कहा कि आप जमहूरियत पे हमला कर रहे हैं। ठीक है, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो उस्मान डार साहब क्विकली इसका रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। उन्होंने वजाहतें देके बता दिया, मिसालें देके कि इमरान खान भी तो माजी में इदारों के हवाले से, पूरे इदारे के हवाले से बयानात देते रहे हैं, तो फर्क तो नहीं है? अच्छा देखिए, मैंने कहा कि फर्क है। इससे पहले ये खुद कह रहे थे। अच्छा, इससे पहले खुद कह रहे थे। ठीक है, मुसद्दिक साहब कह रहे हैं फर्क है। डॉक्टर साहब, जब मैं आपकी मिसालें दे रहा था तो आप कह रहे थे हमारी मिसालें ना दें, अपनी बात करें। तो गरीदा ने आपसे सवाल किया कि आपकी लीडरशिप अदारों पे हमलावर हो रही है, तो आप हमारी तरफ हो गए हैं। तो आप भी अपना इख्तियार रखें डॉक्टर साहब। मुझे आप तलकीन कर रहे हैं कि अपनी बात करें, और जब आपकी बारी आई है, गरीदा ने अगर आपसे सवाल पूछ ही लिया कि आपकी लीडरशिप ने आज क्यों फिर जहर उगला, तो आप फिर हमारी तरफ चले गए। अगर बुरा लगा है तो ऐसा देखिए, बात ये है, मैंने आपको ये कहा है पाकिस्तानियों, आप फरिश्ते भी लगा दें यहाँ लाकर पाकिस्तान के रियासती इदारों में, ये लोग उनसे भी टकरा हमारे पास, क्योंकि इनका ईमान ही करप्शन है, इनका ईमान ही लूटमार है, इनका ईमान ही है कि दोनों हाथों से मुल्क को लूटो, इसलिए इन्हें इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा है। मैं सही कह रहा हूँ, फरिश्ते भी लगा दें, उनसे टकरा जाएंगे। ये टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब। दूध का धुला एक फरिश्ता। नाम तो ले दें मुसद्दिक साहब, नाम ले दें उस फरिश्ते का। खान साहब कोई चीफ ऑफ स्टाफ होना चाहिए, खान साहब कोई चीफ ऑफ आर्मी होना चाहिए, खान साहब कोई चीफ जस्टिस होना चाहिए। सबसे मैं आपको अहम बात बताऊं, ऑर्डिनेंस ये आना चाहिए कि नैब के चेयरमैन इमरान खान साहब है, ये लाते ऑर्डिनेंस तो सब सपोर्ट करते हैं। आप सपोर्ट करते हैं इसको? अच्छा, हम तो उनको यही आता है। अच्छा, एक ही काम है, उन सही तकर्री जो है वो नैब के चेयरमैन की होनी चाहिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान डार, चला नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब। सेंटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।